Hello students, welcome to today's live lecture. गुड आफ्टरनून शिवम। सो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीए एंड मैं पिछले 7 इयर्स से क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इस ग्रुप में डेली 2:30 को लाइव लेक्चर्स होता है और हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। क्लास 11 में आपका 4th चैप्टर है ये। तो आज का इस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ मैं तुमसे शेयर करूंगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे आपको। तो क्या है न्यूज़, पहले वो देख लेते हैं कि एक पावर सेशन रखा गया है नून एकेडमी की तरफ से आपके लिए। और ये कब शेड्यूल होगा, ये सैटरडे या संडे को शेड्यूल होने वाला है। नोटिफिकेशंस वगैरह आपको, टाइमिंग्स वगैरह बता दिए जाएंगे, आपको ऐप पे नोटिफिकेशंस आ जाएगा। अब ये जो पावर सेशन होने वाला है इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे या ये इससे तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जब आप ये सेशन अटेंड करोगे तो इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि 30 डेज में 100% कैसे स्कोर करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है, स्टडी में क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है, रिवीजन कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा, मॉडल पेपर्स होंगे, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन मतलब पेपर लिखते टाइम प्रेजेंटेशन, और लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे ये सेशन में। ये सेशन सैटरडे या संडे को रखा जाएगा, इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम अपना सिलेबस या चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोलिजन्स। कोलिजन्स को हम पढ़ेंगे। तो अब कोलिजन्स का मतलब क्या होता है, कोलाइड होना या टकराना जिसको बोलते हैं। तो अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और ये मूव हो रहा है वेलोसिटी u1 से। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और ये मूव हो रहा है वेलोसिटी u2 से। और हम बोल रहे हैं u1 जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और ये दोनों एक लाइन में मूव कर रहे हैं, आगे वाले की वेलोसिटी स्लो है। तो ये दोनों थोड़ी देर बाद क्या करने वाले हैं, कोलिजन करने वाले हैं। और जब कोलिजन करेंगे तो ड्यूरिंग द कोलिजन जब दोनों टकराए तो सेकंड वाला क्या करेगा, फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा, फर्स्ट वाला क्या करेगा, सेकंड वाले पे फोर्स लगाने वाला है। और जिसकी वजह से इनकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और कोलिजन के बाद इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक फर्स्ट वाले की v1 हो गई, सेकंड जो m2 था उसकी स्पीड हो गई v2। तो ये कोलिजन को ही हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन जब पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ना इलास्टिक एंड इन इलास्टिक टाइप्स ऑफ कोलिजन देख लेते हैं, कितने टाइप्स के कोलिजन है। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक रहेगा इलास्टिक कोलिजन, सेकंड रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब जब पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, सपोज एक सिस्टम है, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट वाले का मास m1 और वेलोसिटी u1 है, सेकंड वाले का मास m2 और वेलोसिटी u2 है। और अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम में,
जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम जो कोलिजन से पहले था वही कोलिजन के बाद होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन is equal to the total momentum आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा। तो हम बिफोर द कोलिजन जो सिस्टम का मोमेंटम था उसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इनिशियली जो बॉडीज का फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1u1 प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2u2। अगर यहाँ पे दो ही बॉडी है तो p इनिशियल क्या हो जाएगा m1। जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही फाइनली भी कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम मिलने वाला है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। जो मोमेंटम सिस्टम का कोलिजन से पहले रहेगा वही मोमेंटम सिस्टम का कोलिजन के बाद होगा। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन में बी चेंज, वो चेंज हो सकती है। तो अगर चेंज हो रही है तो हम उसको इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, और अगर सेम है तो हम उसको इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। किसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है? तो यही बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम क्या किए हैं, कोलिजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। नंबर वन इज इलास्टिक कोलिजन। नंबर वन क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में हम क्या बोलेंगे, जो टोटल मोमेंटम है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की बिफोर द कोलिजन, वो इक्वल होगी आफ्टर द कोलिजन। इट विल बी इक्वल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी कोलिजन्स आप देखते हो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, वो इन इलास्टिक होता है। कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है और वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, हीट में या एयर रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए, या वर्क डन हो जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं मिलेगी, सेम नहीं रहेगी। देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ ना कुछ अगर लॉस हो रहे, काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, अगर सपोज 50 जूल थी और बाद में 40 जूल ही मिली, तो बाकी की 10 जूल वाली काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे गई, तो वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, साउंड में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। जैसे दो चीज़ का जब कोलिजन होता है तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी और समटाइम्स साउंड भी प्रोड्यूस होता है। दो चीज़ जब टकराती है, दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है कभी, और कभी हीट भी। तो ये जो पहले थी, कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में, कुछ पार्ट हीट एनर्जी में। तो फाइनल वाली कम मिलेगी। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं,
इन इलास्टिक कोलिजन। और कभी कभी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। जैसा कि एक्सप्लोजन होता है, कोई दिवाली में पटाखा वगैरह फोड़ते हो ना, रस्सी वाला बम। हाँ, तो ये क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन से पहले पटाखा मूव नहीं हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे जीरो है। फिर जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, ये पार्ट अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा, है ना। पूरा चीथड़े उड़ जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होता है। तो ये सब पार्टिकल जो मूव हो रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद ज्यादा रहेगी। ये ऐसा कहाँ पे होता है, जब एक्सप्लोजन होता है तब होता है। अब ये जो इन इलास्टिक कोलिजन है ना, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस क्या है वो समझ लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में एक टाइप का कोलिजन होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद जो बॉडी है वो ज्वाइन हो जाती है। सपोज एक मड ले लिए, मड मतलब कीचड़, ये क्या है, मड। इसको क्या किए आप, सामने वॉल पे दे के मार दिए, वॉल पे फेंके तो ये मड क्या होगा, वॉल से चिपक जाएगा। तो जब मड वॉल से चिपक गया तो पहले मड मूव हो रहा था, वॉल रेस्ट में थी, सिस्टम की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। बाद में जब मड चिपक गया, वॉल भी अपनी जगह पे ही रहेगी ना, वॉल का तो मोशन नहीं स्टार्ट होगा। तो जब कोलाइडिंग बॉडी ज्वाइन हो जाती है, व्हेन कोलाइडिंग बॉडीज ज्वाइन टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हुआ, ज्वाइन हो गई, तो मतलब अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखो एक और एग्जांपल है। सपोज एक बुलेट है, ये बंदूक की गोली, आप क्या किए, बंदूक की गोली, बंदूक फायर किए और ये एक ब्लॉक है। अब ये जब बंदूक की गोली आप मारे ब्लॉक में, ये बंदूक की गोली इम्बेडेड हो गई। इम्बेडेड हो गई मतलब ब्लॉक में फंस गई, ब्लॉक के अंदर चले गई। और फिर क्या होगा, ब्लॉक और बुलेट एक साथ मूव करेंगे। तो जैसे ही ये इसमें फंस गई और फिर ब्लॉक और ये बुलेट, ये क्या होने लगे, एक साथ मूव होने लगे। तो हम क्या बोलेंगे, जब बॉडी ज्वाइन हो गई तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन था। ये बुलेट है, बुलेट आप फायर किए, गन को फायर किए, बुलेट निकली, ब्लॉक में एम्बेडेड हो गए, ब्लॉक में चले गई अंदर, पेनिट्रेट कर गई, दूसरे साइड से निकली नहीं है। हाँ, दूसरे साइड से निकलना नहीं चाहिए, दूसरे साइड से निकलेगी तो फिर वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव होगी। दोनों ज्वाइन हो गए क्या, अगर दोनों ज्वाइन हो गए तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। अगर बुलेट टकरा के वापस नीचे गिर गई तो फिर ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है। बुलेट आर पार चले गई तो ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, बुलेट अंदर ही रुक जाएगी। समझा नहीं, गन देखे हो, गन फायर करते हैं, बुलेट निकली, बुलेट क्या हो रही है, मूव हो रही है। सामने एक वुडन ब्लॉक है, ये क्या है, वुडन ब्लॉक। ये बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करके चले जाएगी क्या, यस और नो। वुडन ब्लॉक के अंदर आप गन फायर कर दिए तो ये वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करके चले जाएगी ना। वुडन ब्लॉक समझता है, लकड़े का ब्लॉक है, और ये बुलेट किससे बनी है, मेटल से। तो जब आप गन फायर करोगे तो वो इसके अंदर घुस जाएगी क्या, वुडन ब्लॉक के अंदर।
यस और नो? शिवम, हाँ। तो अब वो अगर वुडन ब्लॉक के अंदर चले गई और अंदर ही है, वो दूसरे साइड से बाहर नहीं निकल रही है, अंदर फंस गई, तो ये वुडन ब्लॉक मूव होने वाला है ना। वो पूरा सिस्टम एक क्या होगा, थोड़ा सी तो छटकेगा ना वुडन ब्लॉक। हम्म। तो यहाँ पे बुलेट जो थी वो वुडन ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो गई क्या? अंदर मतलब आप दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं क्या, ज्वाइन हो गई, वो उसका ही एक पार्ट अंदर घुस गई बस, दूसरी तरफ से निकलना नहीं चाहिए। तो जब दो बॉडी ज्वाइन हो जाती है, हम इन इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? जब कोलाइडिंग बॉडी ज्वाइन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दो बॉडी ज्वाइन होना चाहिए, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है क्या? ये दो बॉडी ज्वाइन हो गई तो हम बोलेंगे दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो। नहीं समझा कि नहीं समझा? ये बॉल है, ये बॉल को क्या किए, कुछ हाइट से हम रिलीज किए, ये बॉल को क्या किए, कुछ हाइट से रिलीज किए। तो वो क्या किया, फ्लोर पे गया, फ्लोर से कोलिजन किया, और वापस ऊपर जाएगा क्या थोड़ी हाइट तक? हाँ, वापस ऊपर गया। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी ज्वाइन हुई क्या? कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज ज्वाइन हुई, बॉल और फ्लोर, बॉल और फ्लोर ज्वाइन, चिपक गया एक दूसरे में। ये तो टकरा के वापस आ गया ना, ज्वाइन कैसे हुए? ये बॉल अंदर घुस गया है क्या फ्लोर में? ये बॉल फ्लोर के अंदर घुस गया क्या? नहीं, तो फिर ज्वाइन कैसे हुए? बॉल टकरा के वापस आया, कोलिजन करके वापस आया, चिपका नहीं ना फ्लोर से। बट अगर ये बॉल की जगह मड रहेगा, मड का मतलब क्या होता है, गीली मिट्टी या कीचड़, मड ले लो या आटा ले लो, डो ले लो। अब ये मड को मैं फेंका, तो मड यहाँ पे चिपक जाएगा कि वो भी टकरा के ऊपर जाएगा? मड, कीचड़ जाके फ्लोर से चिपकने वाला है, हाँ या नहीं? चिपक जाएगा, ज्वाइन हो गए ना दोनों। तो ये जो मड वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। समझ में आ रहा है? समझा अभी? हम्म। और अगर बॉल, ये बॉल रहता, ये जितनी हाइट से आप ड्रॉप किए थे, अगर ये सेम हाइट तक जाएगा तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा। कौन सा? इलास्टिक कोलिजन। बट ऐसा होता नहीं है, बॉल कभी भी सेम हाइट तक नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ हाइट कम रहेगी, उसकी ओरिजिनल या इनिशियल हाइट से कम रहने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक तो नहीं है, बट हम इसको इन इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्या है? पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन है। समझ रहे हो? अब हमको क्या करना है, हमको एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई। क्या है? कोएफिशिएंट, ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पूरा की पूरा चिपक जा रहा है, आधी हाइट तक जा रहा है, ओरिजिनल हाइट जितनी थी उतना जा रहा है। तो जो कोलिजन हो रहा है ना, उसमें क्या रहेगा, रेशो ऑफ रिलेटिव
velocity of separation to relative velocity of approach is nothing but कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये रेशो है। किसका रेशो है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या होता है इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल में। डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया? तो देखो, दो स्फीयर है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। जो फर्स्ट वाला स्फीयर है वो जो वेलोसिटी से मूव हो रहा है दैट इज योर u1, और जो सेकंड स्फीयर की वेलोसिटी है वो है u2। ये जो कंडीशन है ये कब है? बिफोर कोलिजन। बट u1 इज ग्रेटर देन u2। पीछे वाले स्फीयर की अगर वेलोसिटी ज्यादा है मतलब ये ज्यादा स्पीड से मूव हो रहा है, आगे वाले स्फीयर की वेलोसिटी कम है मतलब ये स्लो मूव हो रहा है, तो कोलिजन होगा या नहीं होगा? बोलो। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले की स्पीड कम है, तो कोलिजन होगा ना। तो जैसे ही कोलिजन होगा, ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होने वाला है? ये कोलिजन हुआ तो ये पीछे वाला स्फीयर क्या करेगा? आगे वाले को पुश करेगा, और आगे वाला क्या करेगा? पीछे वाले को पुश करेगा। पीछे वाला क्या किया? आगे वाले को धक्का दे दिया। तो आगे वाला भी क्या करेगा? जो बड़ा स्फीयर है वो भी पीछे वाले को धक्का देगा। तो अब जब पहले ये ज्यादा स्पीड से आ रहा था, ये देखे हो ना, पूल एम अप गेम देखे हो? पूल एम अप, पूल वाला गेम, स्नूकर बोलते हैं जिसको, बिलियर्ड बोलते हैं। उस पे बॉल्स होते हैं, आप एक स्टिक से स्ट्राइक करते हो एक बॉल से दूसरे बॉल। तो जब ये छोटा वाला स्फीयर बड़े वाले स्फीयर से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, या कांस्टेंट रहेगी? कम होने वाली है, चेंज होने वाली है ना। अब इसकी वेलोसिटी चेंज होकर u1 हो गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, u2 हो जाएगी। ये क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे क्या होने वाला है? v2 ज्यादा रहेगा, v1 कम रहेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट बिफोर कोलिजन में दोनों स्फीयर अप्रोच कर रहे थे क्या? दोनों स्फीयर अप्रोच कर रहे थे। अप्रोच कर रहे थे मतलब वो एक दूसरे के पास जा रहे थे, राइट? उनका डिस्टेंस क्या हो रहा था? कम होते जा रहा था। तो वो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे? सपोज ये v1 है 5 मीटर पर सेकंड, ये v2 है 3 मीटर पर सेकंड। ये एक सेकंड में 5 मीटर आगे जाता है पहला वाला, दूसरा वाला एक सेकंड में 3 मीटर आगे जाता है। तो दोनों का डिस्टेंस कम होगा ना। कितना कम होगा? एक सेकंड में ये 5 मीटर आगे गया पहला वाला, दूसरा वाला 3 मीटर आगे गया, तो एक सेकंड में दोनों स्फीयर के बीच में कितना डिस्टेंस कम हुआ? 2। तो वो 2 कैसे आया आपका? 2 कैसे आता है? u2 माइनस u1 आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहाँ पे होगी? कोलिजन के बाद। अब यहाँ पे आ जाओ, कोलिजन के बाद आगे वाले की स्पीड बढ़ गई,
आगे वाला और स्पीड से जाने लगा, पीछे वाला स्लो हो गया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकालेंगे हम, v2 माइनस v1। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विथ नेगेटिव साइन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रेशो। गेटिंग इट? तो यही हमको रेशो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे ड्यूरिंग अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या हो रहा है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, वो स्फीयर एक लाइन में ही मूव हो रहे हैं। ये स्फीयर का मास है m1, ये स्फीयर का मास है m2, ये स्फीयर की वेलोसिटी है u1, ये स्फीयर की वेलोसिटी है u2। फिर कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 हो गई और ये सेकंड वाले की v2 हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल इनिशियल momentum is equal to total final momentum। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, तो फर्स्ट स्फीयर का मोमेंटम m1u1 प्लस सेकंड स्फीयर का मोमेंटम m2u2 इज इक्वल टू कोलिजन के बाद फर्स्ट स्फीयर m1v1 प्लस m2v2। ये समझ में आ रहा है। ये जो m1 वाला टर्म है मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये जो m2 वाला टर्म है मैं इसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, देखो m1u1 ऐसे ही रहेगा, प्लस m1v1 यहाँ पे आके माइनस m1v1 हो गया, इज इक्वल टू m2v2 ऐसे ही रहेगा ना। ये जो है ये m2v2 ऐसे ही रहेगा, m2u2 यहाँ आ गया तो वो माइनस में हो जाएगा। दिख नहीं रहा है? ओके, देखो फर्स्ट स्फीयर का मोमेंटम m1u1 अभी दिख रहा है क्या? ये थे इक्वेशन। m1 और m1 वाले टर्म को एक साथ लिखना है, तो ये मैं m1v1 को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये m1u1 तो है यहाँ पे, प्लस m1v1 आके माइनस m1v1 हो गया। m2v2 तो है यहाँ पे, ये m2u2 यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस m2u2। m1 और m1 कॉमन निकाल लेते हैं, u1 माइनस v1 बचेगा, m2 को कॉमन निकाल लूंगा तो v2 माइनस u2 बचेगा। ये लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो फर्स्ट स्फीयर का मास था m1
और उसकी वेलोसिटी थी u1, तो फर्स्ट स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सेकंड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। कोलिजन से पहले फर्स्ट स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हाफ हाफ कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं क्या? देखो ये हाफ और ये हाफ कॉमन निकलेगा, ये हाफ और ये हाफ भी कॉमन निकलेगा, तो ये हाफ सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, हर टर्म में है। अब हमारे पास टर्म क्या बच जाएगा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। यहाँ पे भी वही करते हैं, m1 और m2 वाले टर्म्स एक साथ लिखते हैं, तो जब मैं m1 वाले टर्म्स एक साथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। m1 कॉमन निकाल लोगे, m1 कॉमन निकाल लिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन निकाल लोगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये इक्वेशन में ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में मैं ए प्लस बी लिखता हूँ और एक ब्रैकेट में मैं ए माइनस बी लिखता हूँ, बट यहाँ पे ए और बी नहीं है, तो एक ब्रैकेट में मैं u1 प्लस v1 लिखूंगा और एक ब्रैकेट में मैं u1 माइनस v1 लिखूंगा। ऐसे ही इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी अप्लाई कर देते हैं, एक ब्रैकेट में v2 प्लस u2 लिखूंगा और एक ब्रैकेट में v2 माइनस u2 लिखूंगा। ये समझा क्या? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या थी, ये देखो इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2, यही है क्या इक्वेशन नंबर 1, v2 माइनस u2, u1 माइनस v1। तो ये m1 और ये m1 कैंसल, ये जो ब्रैकेट है u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 कैंसल, m2 कैंसल, ये ब्रैकेट प्लस वाले टर्म रह गए, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये जो u1 है या ये जो u2 है, अच्छा u2 को वहीं रहने देते हैं, u1 को यहाँ पे लेके आते हैं और v2 को यहाँ पे लेके आते हैं, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। व्हाट इज v1 माइनस v2 एंड व्हाट इज u2 माइनस u1? u2 माइनस u1 क्या है,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको मैं क्या करता हूं, उल्टा कर देता हूं। ये इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, u2 माइनस u1 तो लिखा, माइनस v2 प्लस v1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, और माइनस साइन कॉमन लेके v2 माइनस v1 ऐसा लिख सकते हैं क्या। माइनस साइन फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो v2 माइनस के साथ हो जाएगा और v1 प्लस के साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आपका है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी क्या। ये जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों इक्वल है, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, E1। ई क्या है, व्हाट इज ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई इज इक्वल टू 1। ये 1 किसके लिए आया, इलास्टिक कोलिजन के लिए आया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब अगर इमेजिन करो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ये दोनों जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों सेपरेट होने वाले हैं क्या, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों सेपरेट होने वाले हैं क्या। इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज ज्वाइन हो जाती है क्या, ज्वाइन हो जाती है। तो ज्वाइन हो रही है मतलब सेपरेट हो रही है क्या। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं रहेगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो मिलेगी। और जब ये वैल्यू जीरो मिलेगी तो ई जो हम बोल रहे हैं माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई की वैल्यू जीरो और 1, समझ में आ रहा है। ई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, और मिनिमम कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। जीरो कब मिलेगी, इन इलास्टिक कोलिजन में। और बाकी जितने भी कोलिजन है 1 मिलती है इलास्टिक कोलिजन में और जीरो मिलती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। और बाकी टाइम जीरो से ज्यादा रहेगी, 1 से कम रहेगी। मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये ऐसे क्या होगी, वैल्यूज मिलते जाएगी, किसकी, ई की। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आया क्या, अभी भी कुछ डाउट है क्या, कुछ भी डाउट है तो पूछो। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताना, रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर, मतलब यही चैप्टर में हम जो स्टार्ट में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो, कांटेक्ट फोर्स नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के, फ्रिक्शन के लिए तो दो बॉडी कांटेक्ट में आना। एयर ड्रैग भी फ्रिक्शन ही होता है, एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसको एयर ड्रैग बोलते हैं। लिक्विड की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो एक और क्वेश्चन है एकदम इजी, इसका आंसर 45 सेकंड में बताओ। वेरी गुड, अभी सब आंसर सही आया है, चलो बहुत अच्छी बात है।
तो आई होप तुमको ये समझ में आया रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये कैलकुलेट करने के लिए है कि फ्रिक्शन कौन से टाइप का है, इलास्टिक फ्रिक्शन, अरे सॉरी कोलिजन कौन से टाइप का, फ्रिक्शन नहीं कोलिजन। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 रहेगी, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 रहेगी, अदरवाइज E की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा होती है। दूसरे जितने भी कोलिजन्स होते हैं उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। समझ में आ रहा है आगे बढ़ने का, आगे सॉल्व करने का। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक इक्वेशन मिली थी लास्ट में। कौन सी इक्वेशन, दिस वन। ये इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। और एक इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाली इक्वेशन। तो अब मैं इसको लिख लेता हूं। यहां से देखो, अगर मेरे को v2 की इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये माइनस v2 इक्वल साइन के यहाँ पे आएगा तो प्लस v2 हो जाएगा क्या, और ये जो u को वाला टर्म है वो इक्वल साइन के यहाँ पे जाएगा, तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। देखो कैसे होगी v2 की इक्वेशन, v1 v2 प्लस में था यहाँ आके माइनस हो जाएगा, v1 माइनस में था प्लस हो जाएगा, और v2, तो मैं v2 को कैसे लिख सकता हूँ, v2 कैन बी रिटन एज v1 माइनस u2 प्लस u1। समझ में आ रहा है ये, गेटिंग इट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये जो v2 दिख रहा है ना, उसकी जगह अब मैं क्या लिखने वाला हूं, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v1 माइनस u2 प्लस u1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1 माइनस m2u2 प्लस m2u1। गेटिंग इट। अब u1 वाले टर्म को हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है v1 की इक्वेशन। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब v। तो पहले मैं v1 फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस m2u2 है इक्वल साइन के दूसरे साइड आएगा, ये m1u1 प्लस m2u2 ऐसे ही रहेगा, ये जो टर्म था ऐसे ही है इक्वेशन के लेफ्ट साइड में। ये वाला टर्म जो है माइनस m2u2 इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगा, प्लस m2u2 प्लस m2u1 दूसरी साइड आएगा, माइनस m2u1। m1v1 प्लस m2v2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं m2u2 और m2u2।
कितना M2U2 हो गया, 2M2U2 हो गया। तो मैं लिखता हूं M1U1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 इज इक्वल टू V1 और V1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, M1 प्लस M2। U1 और U1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, M1 माइनस M2। ये है U1 प्लस 2M2U2 इज इक्वल टू V1 M1 प्लस M2। ये जो M1 प्लस M2 है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा। तो अब V1 की इक्वेशन क्या मिलेगी, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये समझ में आया क्या, यहां तक समझा। डिनोमिनेटर दोनों के साथ स्प्लिट होगा, M1 माइनस M2 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये है फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन। इसको हम एक और मेथड से लिख सकते हैं। V1 कैन बी रिटन एज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 into U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 U2। देखो यही इक्वेशन है, U1 को अलग कर दिए हैं, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दिए, U2 को अलग कर दिए हैं। समझ में आया ये V1 है, V1 है मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद वाले की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए फर्स्ट स्फीयर की। ऐसे ही सेकंड स्फीयर की, फर्स्ट स्फीयर के कैसे फाइंड आउट किए थे, मैं क्या किया था, V2 की इक्वेशन बनाया था। यहां से कौन सी इक्वेशन बनाया था, ये वाली इक्वेशन से V2 की। ये इक्वेशन लिए थे, इससे V2 के इक्वेशन बनाए थे और V2 के इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिए थे तो V1 के इक्वेशन आए। अब मैं V1 के इक्वेशन बनाऊंगा। V1 की इक्वेशन कैसे बन जाएगी, V1 इज इक्वल टू, ये जो माइनस V2 है ना यहाँ पे आ जाएगा, तो U2 माइनस U1 प्लस V2। ये अब किसकी इक्वेशन आ गई, V1 की। अब V1 की इक्वेशन को आप क्या करोगे, यहां पे पुट कर दोगे V1 की जगह पे, V2 को वैसे ही रहने दोगे, V2 को V2 ही लिखना है, V2 की जगह कुछ नहीं पुट करना है। V1 की इक्वेशन बनाए, V1 को यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम जैसा अभी सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। ये ट्राई करोगे, V1 इज इक्वल टू U1 माइनस, अच्छा V1 क्या आ गया था, U2 माइनस U1 प्लस U2 माइनस U1 प्लस V2। ये इक्वेशन बना लिए, इसको कहाँ पे पुट करोगे आप, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये V1 की जगह पे पुट करने वाले हो आप ये पूरी इक्वेशन। तो फिर आपको V2 क्या मिलेगा ये मेरे को बताओ।
चलो ये जल्दी से ना फाइनल वेलोसिटी कैसे करते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं V1 फाइंड आउट करके बताया, सिमिलर मेथड से आप V2 फाइंड आउट करके बताओगे। करोगे ये? यस और नो? ट्राई करो, देखो क्या आता है। सुन रहे हो ना, मेरी आवाज आ रही है? होमवर्क दिया तो सबकी बोलती बंद। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को V2 की इक्वेशन बताओ क्या रहेगी। कल वाले लेक्चर में फिर मैं डिस्कस करूंगा ये क्या आया। समझ में आ रहा है? V2 की इक्वेशन निकालना है। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा क्या करना है, कैसा करना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं नोट्स भेज देता हूँ थोड़ी देर में। और कल कुछ जो न्यूमेरिकल किए, अरे जो फॉर्मूला देखे उस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।